नानी अम्मा, फहीम ने अटक कर पूछा। कुत्ते के चमड़े से बूट नहीं बनते? उसे जॉन साहब का कुत्ता याद आ गया जो कल मरा था और जिसे उन्होंने बमे खाल खड्डे में फेंक दिया था। यार जंगी, कल फीमों का बोरिया बिस्तर यहां से उठवाओ, सलीम ने तुनक कर कहा। फहीम सहम गया और अपनी दोनों टांगों को खींचकर पेट से लगा लिया। वो इतना अरसा सरकारी नौकर भी रहे, तिजारत भी की, दूसरी मुलाजमतें भी की, मगर सिवाय फौज के कभी बूट न पहने। मेरी ख्वाहिश थी कि वो भी दूसरे भाइयों की तरह ठप ठप करते चलें, आखिर कौन सी कमी थी उनमें, मगर वो नहीं माने। यही कहते रहे, बूट पहनकर आदमी मगरूर हो जाता है, उसकी ऊंचाई और आवाज इंसान के दिल में तकब्बुर पैदा कर देती है। मैं और सारे काम करने को तैयार हूं पर बूट नहीं पहनूंगा। फहीम ने स्प्रिंगदार पलंग से लटककर अपने बूटों को नानी अम्मा की चारपाई के नीचे दूर धकेल दिया। और उस गाय का क्या बना नानी अम्मा? परवीन ने पूछा। बनना क्या था, कागज की मूरत से घर सजा कर रख दिया। मैं बाल्टी लेकर धोने लगी तो लात मारकर दूर हट गई। भूखी समझकर चारा डाला, वो उसके खाने में मशगूल हुई और मैंने मौका जानकर उसे धोना शुरू किया। लाख थन दबाती, पानी लगाती, मगर वो बंद नलके की तरह सूं सूं करके वहीं रह जाते। शाम को आए तो मैंने पूछा, खरीदते वक्त धोकर नहीं देखी थी? मुंह ढीला करके कहने लगे, दूध के लिए थोड़ी खरीदी है, खूबसूरती के लिए सौदा किया है। मैं खून के घूंट पीकर चुप हो रही। उन्हें कौन समझाता। जब वो अगले दौरे पर घर से निकले तो मैंने उसे 20 रुपए में बेच दिया। 2-0-20, फहीम ने आहिस्ता से कहा, मगर अब के कोई नहीं बोला, शायद किसी ने सुना नहीं। उधर वो घर से निकलते, उधर बाबू भाई रुपए के 32 लिफाफे ले आते। जिस किसी ने पता दिया उधर एक लिफाफा लिख दिया, और जब तक जवाब ना आता ऐसा ही करते रहते। और वो भी ऐसे ही थे, जब उन्हें किसी मुंह से कोसूं कि जवाब तक ना देते थे। बाबू भाई जब भी उनसे आने की दरखास्त करते वो यही उधर लिख भेजते कि कैसे आऊं, क्यों कर आऊं। मैं बाबू भाई से हमेशा यही कहती, लिख दो, क्या पाँव में मेहंदी लगी है जो आ नहीं सकते, या हिजड़े राह मारते हैं। और जब बाबू भाई उन्हें यह लिखते कि ये भाभी ने लिखवाया है तो आने की तैयारी शुरू कर देते। गो आ ना सकते। आ क्यों ना सकते नानी अम्मा? फहीम ने फिर पूछा। बाबा तुम्हें समझ तो है नहीं, खामखा बातें सुन रहे हो, नईम ने तंग आकर कहा। भला किसकी बातें हो रही हैं? कुछ खबर भी है या यूं ही रत जगह मनाए जाते हो? जब नानी अम्मा ने भी यही कहा, बेटा तुम सो जाओ, मुफ्त में नींद खराब करते हो, ना कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ता है ना हमें बात करने देते हो, तो फहीम खामोश हो गया। उसके नन्हे से दिल की झील में हर बात कंकर की तरह गिरती, लहरें पैदा होती और फिर बढ़ती जाती, और इतनी दूर तक उसका दिल उन हलकों में फंस जाता, इस तरह के निकाले निकल ना सकता। पप कुत्ता सबसे अजीज था, और सच्ची बात भी यही है कि वो था भी बहुत समझदार। एक बार हमारे पड़ोस में चोरों ने सेंध लगाई और 2 संदूक उठाकर ले गए। पप छत की मुंडेर पर खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। जब वो जाने लगे तो उनके पीछे हो लिया। तलार के जंगल में जाकर उन्होंने दोनों संदूकों को दबा दिया। पप सब कुछ देखता रहा। जब वो चले गए तो सीधा घर पहुंचा और तुम्हारे नाना की चादर पकड़कर खींचने लगा। वो नींद में थे। पप के जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ क्यों मारा? फहीम ने डरते डरते पूछा। यार हद हो गई, सलीम ने कहा। किसने मारा भला थप्पड़? पप क्या होता है भला? सलीम को दुरुस्ती से मुखातिब देखकर फहीम फिर चुप हो गया। वो चौंक कर इतनी दूर जा खड़ा हुआ। नानी अम्मा ने फिर शुरू किया और कूकने लगा। मैंने उन्हें उठाया कि कोई खास बात है जो चिल्ला रहा है। वो उठकर बाहर गए तो गोरा दित्ता सर पीट रहा था और सेंध लगी दीवार से चांद की रोशनी अंदर जा रही थी। पप अब भी उनके साथ चौंस चौंस करता बार बार दरवाजे की तरफ जाता था। जब उसकी बेचैनी हद से बढ़ने लगी तो तुम्हारे नाना उसके साथ चले। उनके हमरा गोरा दित्ता और गांव के 2-3 दूसरे लठबंद जवान भी। पप तलार के जंगल में उसी जगह जाकर जमीन खोदने लगा। संदूक बरामद हो गए। गोरा दित्ता फूला ना समाया। 100 रुपए तुम्हारे नाना को दिए कि ये पप के दूध के लिए हैं, मगर उन्होंने ना लिए। लिए क्यों ना? फहीम ने फिर पूछा। बस ऐसे ही, नानी अम्मा ने जवाब दिया। बस ना लिए 100 रुपए? नईम ने फहीम से कहा। 100 रुपया भला कितना होता है? परवीन भी चमकी और फहीम उनके फजूल सवालों से तंग आकर चुप साध गया। सलीम सो गया? नानी अम्मा ने पूछा। हाँ,
نعیم نے جواب دیا اور اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر رکھ دی۔ بجلی زور سے چمکی اور سب سے اونچی چوٹج پر چیل کے درخت روشن دان کے شیشوں میں منعکس ہوئے۔ جب بجلی چمکتی تو بہت سے بادل کے گرجنے کی آواز سنائی دیتی۔ بجلی کی روشنی بالکل سفید نہ تھی، نیلگوں سفید تھی، جس کے حاشیے پر قرمزی رنگ جھلکتا تھا اور دونوں سروں پر سرمئی گرد سی اڑتی دکھائی دیتی۔ جب وہ چمک جاتی تو فضا میں دیر تک پیلی سی لہر کانپتی رہتی، جس کے چاروں طرف نیلے اور سرخ دبے سے ناچنے لگتے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سبز ہو جاتی، گہری سبز زمرد کی طرح، اور اس رنگ سے زہریلے اور کڑوے سوتے پھوٹتے ہوئے دکھائی دیتے جو ساری فضا کو کسل مند بنا دیتے۔ ایسے لگتا جیسے ساری فضا تلخ ہو گئی ہے اور وہ سبز ٹیڑھی میڑھی لکیر کلر کے مردہ سانپ کی طرح زہر اگل رہی ہے۔ بجلی پھر چمکی اور پھر سبز مردہ لکیر میں جان پڑ گئی۔ اس کا رنگ پھر زرد ہو گیا، سرخ اور نیلے دھبے ایک بار پھر اس کے گرد گھومنے لگے۔ رفتہ رفتہ وہ دونوں منحنی خطوط زرد سے سبز ہو کر نیل ملے گلابی ہو گئے۔ ان کے کونے نسواری رنگ اختیار کر گئے اور درمیانی جگہ فاختئی رنگ ہو کر دور دور پھیلے اندھیرے کی جانب بڑھنے لگی۔ بجلی کی لاش اندھیارے کے چیونٹے گھسیٹے لیے جا رہی تھی۔ کمرے کے اندر کوئلوں پر سفید تہیں بہت دبیز ہو چکی تھیں اور جھنجری کے نیچے کافی راکھ گر چکی تھی۔ کوئلوں کی حدت کمرے میں بڑھتی ہوئی سردی کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھی۔ اندر ہر چیز خاموش تھی، مگر باہر بارش کا شور پھر بڑھ گیا۔